अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने स्टडी ऑफ मलेरिया को एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम स्टडी कर रहे थे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक एग्ज़ाम्पल है मलेरिया। तो उसको फिर हमने बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व आउट करने की कोशिश की थी कि कैसे हम जो है वो बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को यूज़ करके हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि मलेरिया थी उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड सब प्रॉब्लम जो हैं वो दो निकल रहे थे। उसमें सब प्रॉब्लम ये आ रहे थे कि मलेरिया काज कौन करता है, मलेरिया का सबब कौन सी चीज़ बनती है। वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो सबब है किसका, मलेरिया का। ठीक है जी। और दूसरा उसमें सब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है, कि अगर मलेरिया जो है वो मलेरिया का वो काज जो है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो है ये बॉडी में ट्रांसफ़र कैसे होता है किसी पर्सन के, किसी जो है वो किसी भी मैमल्स के या फिर किसी बर्ड्स के बॉडी में कैसे ये ट्रांसमिट हो सकता है, इसको ट्रांसमिट करने वाली क्या चीज़ है ऐसी। तो ये एक सब प्रॉब्लम सेकंड सब प्रॉब्लम था जिसको हमने स्टडी करना है आज, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इसको ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिट करती है। इसको हमने रिकॉग्नाइज़ किया। पहले में हमने देखा कि प्लाज्मोडियम जो है वही मलेरिया का सबब है। फिर हमने देखा कि जो भी मलेरियल पेशेंट है उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि भाई ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसको ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाकर हमने आगे चलना है, बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व आउट हमने करना है। ठीक है जी। हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ऑलरेडी कुछ हैं और कुछ मज़ीद हमने ऑब्जर्वेशन जो है इससे रिलेटेड हमने देख लेनी है। वो देखेंगे कि हम मज़ीद जो है ऑब्जर्वेशन क्या लेंगे इससे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड। और जो ऑलरेडी हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उनको हम देखते हैं कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, मीन्स के जो गंदे एरिया है उससे रिलेट करती है मलेरिया। ठीक है, लेकिन क्यों रिलेट करती है ये अभी तक हमने नहीं पता, जस्ट हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है जी। सेकंड ऑब्जर्वेशन थी ड्रिंकिंग ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया, मीन्स के मार्शेस एरिया की जो पानी है वहाँ का पानी पीना, गंदा पानी पीना जो है वो काज नहीं करता मलेरिया, बल्कि मलेरिया के जो है वो और रीज़न है प्लाज्मोडियम वो ट्रांसमिट होने का और तरीका है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास पॉइंट, मलेरियल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ये हमने ऑब्ज़र्व कर लिया था एक्सपेरिमेंट करके कि जितने भी मलेरियल पेशेंट होंगे उनकी बॉडी में हमेशा प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो इससे ये भी हमने एक ऑब्ज़र्व कर लिया। देन हमारे पास जो है वो पॉइंट्स हैं, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्श वाटर। ये हमने रिज़ल्ट निकाल लिया था कि जो मलेरिया है वो मार्श वाटर में नहीं होता, क्योंकि हमने वो जो है वो मार्शी एरिया का पानी पीकर देख लिया था, उससे जो है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ, बल्कि कोई और रीज़न है। फिर वो क्या रीज़न है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ की वजह से होता है जो कि मार्श वाटर से आती है, मीन्स के मार्श वाटर में रहती है या वो उसको वहाँ पर जो है वो जाकर बैठती है, उस कोई किसी ऐसी रीज़न की वजह से होता है जो उस साइड से आ रही है। वो पहले जो जब तक हमें पता नहीं था तो हम ये कह रहे थे जो मार्शी एरिया से बैड एयर आती है जिसकी वजह से हमने ये मलेरिया का नेम दिया था, तो उसका हमने कहा था वो बैड एयर की वजह से जो है ये प्रॉब्लम काज होता है, वो ये जो है वो वजह बनती है। लेकिन फिर हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी चीज़ आती है जिसकी वजह से मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है जी।
फिर इनका जो आंसर है वो 1883 में एक फिजिशियन था AFA किंग, ठीक है जी, उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की और ऑलमोस्ट 20 से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस की, और उन 20 में से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर हमारी बुक में भी दी हुई हैं कि क्या क्या उसने ऑब्ज़र्व किया और बताया कि क्यों जो है मलेरिया ट्रांसमिट हो सकता है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, उसने देखा कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। उसने कहा कि जो लोग बाहर सोते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं अंदर सोने वालों की निस्बत, ठीक है। अंदर वालों को भी पॉसिबिलिटी है, जो अंदर सोते हैं उनको भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन चांसेस जो हैं वो बाहर सोने वाले, आउटडोर सोने वालों के ज़्यादा हैं मलेरिया में जो है मलेरिया उनको होने के, लेकिन अंदर वालों की निस्बत जो है वो अंदर वालों को कम होंगे मलेरिया के चांसेस, ठीक है जी। सेकंड उसने ऑब्ज़र्व क्या किया, people who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets। फिर उसने कहा चलें जो बाहर सोते हैं उनमें से भी ऐसे लोग जो कि फ़ाइन नेट्स जाली इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर, ताकि कोई जो है ये छोटे मोटे हशरात जो हैं, कीड़े मकोड़े, वो ना एंटर हो सके, उनको चांसेस जो हैं वो कम होते हैं ऐसे लोगों से जो कि ये फ़ाइन नेट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ये उसकी सेकंड फर्दर ऑब्जर्वेशन सी उसी से रिलेटेड कि जो बाहर सोते हैं, चले वो भी मान लिया, फिर बाहर सोने वालों में भी ऐसे लोग जो कि फ़ाइन नेट के नीचे सोते हैं, फ़ाइन नेट में सोते हैं, उनको चांसेस कम होते हैं। जो ओपनली सोते हैं, फ़ाइन नेट के बगैर सोते हैं, उनको चांसेस जो है मलेरिया के ज़्यादा थे, उसने ये भी देखा। फिर उसके बाद उसने थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखा इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। फिर उसने देखा कि ऐसे लोग चले जो फाइन नेट्स भी यूज़ कर रहे हैं या नहीं करते, तो उनमें भी अगर तो वो अपने पास कोई स्मोकी फायर जला कर रखते हैं, ऐसी आग जलाते हैं जिसमें से धुआं ज़्यादा निकले, तो इस तरह की जो है कंडीशन में भी मलेरिया उनको नहीं होता, उनको बहुत कम चांसेस हैं। अगर 100 लोग ऐसे हैं स्मोकी फायर के पास सोते हैं तो उनमें से में भी पॉसिबिलिटी है कि 1-2 को हो, ज़्यादा को ना हो मलेरिया, ठीक है जी। तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। इससे रिलेटेड उसने हाइपोथेसिस निकाला, उसने हाइपोथेसिस जो है बनाया इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए। उसने कहा कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। फिर उसने कहा कि मॉस्किटो जो है वो स्मोकी बाहर जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं मॉस्किटो के, अंदर की निस्बत, अंदर कमरे में सोने की निस्बत जो है वो बाहर ज़्यादा मॉस्किटो के चांसेस होते हैं। सेकंड उसने फिर देखा कि फ़ाइन नेट में से मॉस्किटो क्रॉस नहीं कर सकता, पास नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो लोग फ़ाइन नेट में सोते हैं उनको चांसेस कम होते हैं, जो लोग फ़ाइन नेट में नहीं सोते उनके मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो लोग स्मोकी फायर के पास होते हैं उनको भी मलेरिया होने के चांसेस कम हैं, और जो नहीं स्मोकी फायर के पास होते उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो स्मोकी फायर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, उसको सांस का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्मोकी फायर वाली या स्मोक जहाँ पर होगी वहाँ पर वो ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो इसलिए जो है वो ये ऑब्जर्वेशन जो है उसने कंक्लूड किया, उसने हाइपोथेसिस निकाला। उसने ये कहा कि मॉस्किटो जो है फिर ट्रांसमिट करता है ये प्लाज्मोडियम को, एंड सो आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ओके जी। फिर उसने जब ये हाइपोथेसिस निकाला, फिर उसकी डिडक्शंस ये होनी चाहिए थी कि अगर मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो के ज़रिए, तो मलेरिया का सबब है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो फिर इसका ये उसने कहा कि ऐसा पॉसिबल होना चाहिए, अगर तो प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के ज़रिए ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये लाजमी प्लाज्मोडियम जो है ये मॉस्किटो के अंदर भी होना चाहिए,
उसकी बॉडी में भी होना चाहिए। जैसा कि हमारी बॉडी में ये ट्रांसमिट होता है, इसी तरह ये मॉस्किटो की बॉडी में भी होना चाहिए, तभी तो ये एक जगह से ये दूसरी जगह लेकर जा सकेगा मॉस्किटो इस प्लाज्मोडियम को। ठीक है जी, इसके बारे में उसने फिर डिडक्शन निकाली, उसको हम देख लेते हैं। इफ़ मॉस्किटोज़ आर इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम डिडक्शन में इफ़ और देन लॉजिक यूज़ करते हैं। इफ़ मॉस्किटोज़, अगर मॉस्किटो जो है वो मलेरिया को स्प्रेड करने में इन्वॉल्व है, शामिल है, फिर प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़, कि प्लाज्मोडियम जो है वो लाजमी होना चाहिए मॉस्किटोज़ की बॉडी में। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये मॉस्किटो की बॉडी में कैसे ये प्लाज्मोडियम जो है एंटर होता है। उसमें यह है कि मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट के मॉस्किटो की बॉडी में इस तरह जो है वो ये शामिल होता है प्लाज्मोडियम, जब ये किसी भी मलेरियल पेशेंट को काटता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये हमारे पास हाइपोथेसिस डिडक्शन कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटेशन जो है करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। उसमें फिर जो है रोनाल्ड रॉस एक कह लें कि फिजिशियन था, जो कि ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन था, इंडिया में वर्किंग कर रहा था। फिर उसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने जो है देखा, उसने एक फीमेल मॉस्किटो जिसे हम एनोफिलीज कहते हैं, ठीक है, और उसको लिया और उसको जो है वो बाइट करने के लिए इजाज़त दी, मीन्स कि बाइट करने दिया किसको, मलेरियल पेशेंट को। मलेरियल पेशेंट को उसने के पास उसने फीमेल मॉस्किटो को रखा और एनोफिलीज जिसे हम कहते हैं उसको बाइट करने के लिए मतलब छोड़ दिया ताकि वो बाइट करे मलेरियल पेशेंट को, क्योंकि उसने ये एक्सपेरिमेंट करना था कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट करता है ये मॉस्किटो, तो लाजमी होना चाहिए कि ये मॉस्किटो प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो की बॉडी में हो। ठीक है जी, अगर तो ये हमारी हाइपोथेसिस करेक्ट हुई, हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है। फिर उसने क्या किया, ही किल्ड मॉस्किटो आफ्टर फ्यू डेज एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक। ठीक है, कुछ दिनों के बाद उसने मॉस्किटो को किल किया। उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया कि इसके मॉस्किटो के स्टमक में जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लिविंग क्रिएचर्स थी इसलिए ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लिविंग जो है जितने भी है ये मल्टीप्लाई होंगे, रिप्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इस तरह उसने देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देन रॉस यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन। ओके जी, अब इसने ये एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या ये मलेरिया की बॉडी मॉस्किटो की बॉडी से आगे ह्यूमंस में भी ट्रांसफ़र होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन मोस्ट साइंटिस्ट ने जो है वो अवॉइड किया ह्यूमन बींग्स को इस एक्सपेरिमेंट से यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत सीवियर होते हैं। मलेरियल पेशेंट जो है उसमें डेथ का भी सबब बन सकते हैं। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने ह्यूमन बींग्स को एज एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने से अवॉइड किया। फिर उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए स्पैरोज़ इस्तेमाल की, चिड़िया इस्तेमाल की, जिस पर ये एक्सपेरिमेंट किया जा सके कि हेल्दी चिड़िया को लिया जाए और उसको जो है वो बाइट करवाया जाए मॉस्किटो से जिसके बॉडी में मलेरिया प्लाज्मोडियम हो। फिर ये देखा जाए क्या वो भी मलेरिया से बीमार होंगी या नहीं होंगी। ठीक है जी, तो इसमें फिर उसने जो है वो स्पैरो यूज़ की थी ह्यूमन बींग्स की जगह। ठीक है, वो क्यों यूज़ की हमने वो उसकी बात की है। अच्छा जी, अब स्पैरो के लिए जो है वो डिफरेंट कह लेंगे फैमिली होती है इसकी मॉस्किटो की, और जो मैमल्स हैं उनके लिए डिफरेंट फैमिलीज होती है इसकी मॉस्किटो की। ठीक है, उसमें हमारे पास है हमने बात की थी ह्यूमन बींग्स या मैमल्स के लिए फीमेल मॉस्किटो थी एनोफिलीज, और यहाँ पर जो है हम स्पैरो को बाइट करवाने के लिए हम फीमेल मॉस्किटो जो यूज़ कर रहे हैं वो है क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया।
हमने क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो को जो है वो रख दिया ताकि वो मलेरिया जिस स्पैरो को मलेरिया है उसको बाइट करे, ठीक है। ताकि वो बाइट करेगी तो हम देख सकेंगे क्या ये मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है वो उस फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स की बॉडी में एंटर हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उनमें से कुछ जो है वो मॉस्किटो को किल कर दिया और उसमें देखा कि डिफरेंट टाइम्स में उनमें देखा गया कि जो है प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है स्टमक की वॉल्स में। एंड देन मूव्ड इनटू मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो जाता है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो ये मूव कर जाता है स्टमक से कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड्स की तरफ, ठीक है, सलाइवा की तरफ। उसके बाद क्या होता है जी, ही अलाउड मॉस्किटोज हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। फिर उसके बाद उसने जो है वो, जबकि प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर हो चुका है उसके मॉस्किटो में, मॉस्किटो की बॉडी में, उसके बाद उसने मॉस्किटो को बाइट करवाने दिया, मॉस्किटो को बाइट करने दिया किसको, हेल्दी स्पैरोज़ को, ताकि वो देख सके क्या हेल्दी स्पैरोज़ में भी ये उसके बाइट करने से जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम एंटर हो सकेगा या नहीं, ठीक है। ही फाउंड दैट सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो कंटेन प्लाज्मोडियम एंड दीज एंटर्ड स्पैरोज़। उसने देखा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम शामिल था, और वो जो है सलाइवा जब वो इंजेक्ट करती है किसी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो बाइट करेगी, तो वो इंजेक्शन के दौरान सलाइवा के साथ साथ वो जो है मॉस्किटो भी उसकी बॉडी में शामिल हो जाता है, ठीक है जी। अब ये क्यों इंजेक्ट करती है इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि सलाइवा क्यों इंजेक्ट करती है और बाइट क्यों करती है। बाइट हमें पता है कि मॉस्किटो एक जो है पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट है, और इस पैरासाइट ने क्या करना है, ऐसे पैरासाइट की हम डिफ़ाइन अगर करते हैं, आपने चैप्टर 1 में डिफ़ाइन किया था कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म के पास रहें, उससे फूड हासिल करें, उनसे शेल्टर लें, और इन रिज़ल्ट जो है उसको रिज़ल्ट में रिटर्न में क्या करें, उसको नुकसान पहुंचाएं, बल्कि उसको ना फ़ायदा दें तो उसको रिज़ल्ट में क्या करें, नुकसान पहुंचाएं। तो ऐसे जो है लिविंग ऑर्गेनिज़म को हम क्या कहेंगे, पैरासाइट्स, ठीक है जी। अब उसने क्या देखा, ही एग्जामिन्ड ब्लड ऑफ प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम इन इट। जो उसने देखा कि जो पहले हेल्दी स्पैरोज थी, जब बाइट करवाया गया मॉस्किटो से, तो उसने देखा कि उनके इस स्पैरो के भी ब्लड में प्लाज्मोडियम शामिल है, इस के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम पाया गया, ठीक है जी। फिर 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट था, उसने अलो किया, एक्सपेरिमेंटल देखा, एनोफ्लीज जो थी फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज, जो कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स को बाइट करवाने के लिए हमने इस्तेमाल की थी, उसको उसने बाइट करवाया मलेरियल पेशेंट को। तो मलेरियल पेशेंट में जो है वो मलेरियल पेशेंट से उसने प्लाज्मोडियम जो है अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया, अपनी बॉडी में एंटर कर लिया। देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर उसने अलाउ किया कि ये हेल्दी मैन को भी बाइट करे, ठीक है जी। जब उस मलेरिया जिसकी बॉडी मॉस्किटो ने ऐसा मॉस्किटो जिसकी बॉडी में मलेरिया प्लाज्मोडियम था, जब उसने हेल्दी मैन को बाइट किया, तो कुछ जो है टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद वो हेल्दी मैन भी जो है वो भी मलेरिया से बीमार हो गया। रिज़ल्ट क्या निकला हमारे पास, इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया, ठीक है जी। तो इससे हमें पता चला कि जो मॉस्किटो है यही ट्रांसमिट करते हैं किसको, मलेरिया के पेशेंट प्लाज्मोडियम को, ठीक है, और मलेरिया को फैलाने में मदद देते हैं, ठीक है जी, और फैलाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये कुछ क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड, ऊपर साइड बॉक्स में आपकी बुक में साइड बॉक्स पे दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं वन बाय वन। वाई मॉस्किटो इंजेक्ट सलाइवा इनटू वाउंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि मॉस्किटो जो है वो सलाइवा क्यों इंजेक्ट करता है कि जब ये किसी भी कह लें कि किसी भी पर्सन को बाइट करता है।
उसमें ये है कि जब ये किसी भी मैमल को या फिर जो है इसका आंसर है कि जब ये सलाइवा जो है इंजेक्ट इसलिए करता है ताकि इसकी बॉडी जो मैमल्स का ब्लड है या किसी भी जो है पर्सन ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड है वो इसकी बॉडी में जाकर कोएगुलेट ना हो, जो है वो जम ना जाए। इस वजह से ये पहले अपना सलाइवा जो है वो किसी भी जहाँ से इसने ब्लड को सक करना होता है वहाँ पहले अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है ताकि वो सलाइवा को क्या करे, ब्लड को डायलेट कर सके और ये उसकी बॉडी में जाकर कोएगुलेट ना कर सके। ठीक है जी, ये आपकी बुक में भी इसका आंसर दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वाई फीमेल मॉस्किटो नीड्स ब्लड ऑफ मैमल्स आर बर्ड्स, इसका भी आंसर आपकी बुक में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनता है व्हाट इज़ वेल्ट विच अपीयर्स आफ्टर मॉस्किटो लीव्स, जब मॉस्किटो जो है वो बाइट करके चले जाता है तो उसके बाद एक वेल्ट जो है वो रेड सा डॉट लाइक आपको स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, वो क्यों होता है, उसकी क्या रीज़न है, वो ये भी आपकी बुक में जो है इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है थ्योरी एंड लॉज, थ्योरी और लॉ क्या होते हैं, और लॉ को हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। फर्स्ट हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी के बारे में हमारे पास कुछ जो है पॉइंट्स हैं। थ्योरी जो है वो ऐसी उसको हम कहते हैं व्हेन हाइपोथेसिस इज़ गिवन रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नॉट फाल्सिफाइड, जब एक पर्सन ही जो है या एक ग्रुप जो है जब वो एक हाइपोथेसिस को लेकर उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट्स करता है, डिफरेंट वेज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और वो हाइपोथेसिस उसकी गलत नहीं होती बल्कि बार बार जो है वो करेक्ट हो ही जाती है, तो इस तरह की थ्योरी को भी इस तरह की हाइपोथेसिस को भी हम थ्योरी कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में कहता है दी हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, मीन्स के किसी टाइम में आप जो है आपने टेस्ट कर रहे हैं, आपने एक टेस्ट किया, दो टेस्ट किए, तीन टेस्ट किए किसी टाइम में, तो उनमें वो स्टैंड कर रही है, बरकरार रहती है, फॉल्स नहीं होती बल्कि करेक्ट रहती है, रिजेक्ट नहीं होती। और ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, मीन्स के हर वक्त जो है वो आप टेस्ट करते हो और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती बल्कि करेक्ट ही रहती है, आर कॉल्ड थ्योरीज। ठीक है, ऐसी हाइपोथेसिस को हम क्या कहेंगे, वो थ्योरीज बन जाती हैं। ठीक है जी, अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस, थ्योरी जो है वो ऑलमोस्ट काफ़ी आप जो है जब आप काफ़ी मरतबा उसके ऊपर किसी हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे जो हैं वो शाहिदात कह लें कि शहादतें मौजूद हो जाती हैं, एविडेंस बहुत ज़्यादा आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके ऊपर ये बेस कर रही होती है। वो जो डिफरेंट एविडेंस आपके पास मौजूद हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं इस थ्योरी को। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है लॉ। लॉ क्या होता है, या इसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी कीप ऑन सजेस्टिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड सो टेस्टिंग गोज ऑन। इसी तरह थ्योरी की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास थ्योरी की कुछ टाइप्स होती हैं और उनमें से एक ये है कि प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी होती है कि जो आपको डिफरेंट आइडियाज़ देती जाए, डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाकर देती जाए, डिफरेंट ख्यालात आपको बनाकर देती जाए, आपके माइंड में उस थ्योरी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ आते जाएं, ऐसी थ्योरी को हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहेंगे। ठीक है जी, और आपके बहुत सारे जो है वो हाइपोथेसिस बने और आप उनको टेस्ट भी कर सकें और उनके टेस्ट करने के बावजूद भी आपकी वो थ्योरी जो है वो स्टैंड करे, बरकरार रहे और वो रिजेक्ट ना हो सके। ठीक है जी, उसके बाद जब वो रिजेक्ट नहीं होगी तो इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, कि जब आपके माइंड में उस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस दोबारा से आए हैं, आप उन आइडियाज़ को अगेन टेस्ट करते हैं, आप उन हाइपोथेसिस को दोबारा से टेस्ट करते हैं
और जब वो टेस्ट करने के बावजूद वो आपकी थ्योरी जो है वो सरवाइव करे, वो जो आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं उन अप्रोचेस को वो जो है सरवाइव कर रही है और उसको वो सपोर्ट कर, जो आपने एक्सपेरिमेंट किए वो उसकी सपोर्ट में है, मींस कि उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो ऐसी थ्योरीज जो हैं वो क्या बन जाती हैं, लॉ या प्रिंसिपल बन जाते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम कह सकते हैं अ साइंटिफिक लॉ इज़ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, कि एक जो साइंटिफिक लॉ होता है, जो साइंस से रिलेटेड लॉ होता है, वो हकीकत होती है नेचर की, नेचर के मबनी हकीकत होगी कि वो कभी भी लॉ जो है वो चेंज नहीं होगा। जैसे आप फिज़िक्स में पढ़ते हो न्यूटन लॉ, ठीक है, इसी तरह हम आगे बायोलॉजी में जाकर पढ़ेंगे लॉ से रिलेटेड, जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 10th क्लास में। तो ये लॉज हैं जो कि नेचर में हैं, नेचर के असूल हैं कि हमेशा इसी तरह ये होना है काम। जैसे कि हम कोई भी चीज़ कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को न्यूटन्स के लॉ के मुताबिक किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराओ और वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही आएगी, तो ये एक लॉ बन चुका है न्यूटन लॉ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हमेशा उसने ज़मीन की तरफ ही आना है। तो ये इसके पीछे एक जो है वो नेचर के फैक्ट्स हैं, हकीकत है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो उसको अट्रैक्ट करती है, ये सारा कुछ जो है वो उसके पीछे बहुत सारे एविडेंस हैं जो हकीकत नेचर है आपके पास। ठीक है, कुदरत है वो बदल नहीं सकती। ठीक है जी, उसके बाद इट इज़ एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ऐसी थ्योरी जो कि रिफ्यूटेबल ना हो, रिजेक्ट ना हो सके, ये ऐसी थ्योरी होती है लॉ जो है। उसके बाद एग्जांपल्स हम इसकी देख सकते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है, हार्डवेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप लोग जो है वो मेंडल्स लॉ आप लोग 10th में पढ़ोगे, हार्डवेनबर्ग जो है हार्डीवेनबर्ग लॉ जो है ये आप लोग पढ़ोगे नेक्स्ट FSC में जाकर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि आपके ऊपर वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। तो ये बच्चे आप लोगों का आज का लेक्चर है और आपका नेक्स्ट लास्ट लेक्चर रह गया है, उसको हम इंशाल्लाह इस जल्द कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।